औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वीक नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था कि हमने ये देखा था कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, उनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हम किस तरीके से कॉल करते हैं। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम जो है वो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन से ही रिलेटेड है और अगले आने वाले चंद एक लेक्चर जो होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 लेक्चर्स, वो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन से ही रिलेटेड होंगे और हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को आगे लेके चलेंगे और मज़ीद थोड़े से नए कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से चंद एक रिक्वेस्ट करनी थी कि एक तो ये कि आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जिसका नाम कोड विद फैसल है, तो इसको काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करना चाहें तो शेयर कर लें, लाइक करना चाहें तो लाइक कर लें, इस पे कमेंट्स देना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को काइंडली एक दफ़ा कम से कम यूट्यूब पे कम्प्लीटली देख लिया करें। उसके बाद आप इस वीडियो को डाउनलोड अगर करना चाहते भी हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और डायरेक्ट मैं अपने कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूं और इसके अंदर मैं फाइल मेन्यू पे जाऊंगा, न्यू के ऑप्शन पे जाऊंगा और प्रोजेक्ट को मैं क्लिक करूंगा। कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूं और प्रोजेक्ट का टाइटल मैं देता हूं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस 4 और इसको मैं कर देता हूं नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस 4 के नाम से मेरे पास एक प्रोजेक्ट बन गया। इसमें सोर्सेज का फोल्डर है, इसमें main.cpp फाइल है। तो मैं क्या करता हूं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस के पहले प्रोग्राम के अंदर जो पहला हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था, अगर आपको याद हो, तो वो फंक्शन जो था वो दो नंबर्स को आपस में ऐड कर रहा होता था। ठीक है, ये आपके सामने, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, इसकी सोर्सेज main.cpp फाइल। ठीक है, यहाँ पे ये सम के नाम से हमने फंक्शन बनाया था और सम का फंक्शन जो है वो आपसे दो नंबर्स लेके और उसका सम कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, तो हम इसी सम फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इनफैक्ट प्रीवियस क्लास या प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने शायद 3 प्रोग्राम्स बनाए थे और उन्हीं 3 प्रोग्राम्स को ही लेके हम आगे चलेंगे और उनके अंदर हम एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करेंगे और मॉडिफिकेशन करके हम नया जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू यूजर डिफाइंड फंक्शंस उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सम का फंक्शन है आपने इसको कॉल तो किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यार जो दो नंबर्स मैं जिनका सम कैलकुलेट करना चाहता हूं, वो दो नंबर्स जो है ना वो मैं सम फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर दे दूं। ठीक है, मतलब मैं इसके हवाले कर दूं, मैं इसको बोलूं यार ये दो वैल्यूज हैं, ये आप ले लो और इसका सम मुझे कैलकुलेट करके दे दो। ठीक है, ये मेन फंक्शन आपके सम फंक्शन को कहेगा कॉल करते वक्त कि यार ये दो नंबर्स हैं, ये आप ले लो और इसका सम मुझे कैलकुलेट करके दो। अभी क्या हो रहा है, अभी जब आपका सम फंक्शन चलता है ना, तो सम फंक्शन जब चल रहा होता है तो ये आपसे पूछता है एंटर योर फर्स्ट नंबर, आप पहला नंबर इसके अंदर इनपुट कर रहे हो, फिर ये आपसे पूछता है एंटर योर सेकंड नंबर, आप सेकंड नंबर इसमें इनपुट कर रहे हो। ऐसा नहीं मैं चाहता, मैं चाहता हूं यार कि एंटर योर फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर इनपुट करने वाली स्टेटमेंट और एंटर योर सेकंड नंबर इनपुट करने वाली स्टेटमेंट जो है वो मैं मेन फंक्शन के अंदर लिखूं और मेन फंक्शन से जब मैं सम फंक्शन को कॉल करूं तो मैं सम फंक्शन को ये नंबर 1 वेरिएबल और नंबर 2 वेरिएबल्स इसके हवाले कर दूं और इसको बोलूं कि यार ये दो वेरिएबल्स हैं, इनमें मेरी वो दो वैल्यूज पड़ी हैं जिनको मैंने ऐड करवाना है, लिहाजा आप इन दो वैल्यूज को ले लें और इनको ऐड करके और इसका रिजल्ट जो है ना वो मुझे डिस्प्ले कर दें। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं चलता हूं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो मेन फंक्शन से पहले ऑब्वियसली मैंने अपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा वॉइड सम, मेरे फंक्शन का नाम है। अब मैंने सम फंक्शन को दो इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड करनी है और ये वो दो इंटीजर वैल्यूज होंगी जिसका सम कैलकुलेट करके देगा मुझे, इन दो नंबर्स को ऐड करके देगा मेरा प्रोग्राम
तो मैं सम फंक्शन जो है जहां पे इसकी जो ब्रैकेट्स हैं, जहां पे ये पैरेंथेसिस हैं, जहां पे ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, जहां पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है ना, यहां पे मैं लिखूंगा INT एंड देन कॉमा INT। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो सम फंक्शन को जो डिक्लेयर किया है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि यार सम फंक्शन आपका एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन आएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम होगा सम। इसकी रिटर्न टाइप होगी void। वी विल टॉक अबाउट द रिटर्न स्टेटमेंट मे बी इन दिस प्रोग्राम और मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। बहरहाल तो ये जो सम फंक्शन होगा ना, इसको 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 मेन फंक्शन से जब हम कॉल करेंगे तो इसको दो इंटीजर वैल्यूज हम पास करेंगे, और ये दो इंटीजर वैल्यूज अपने पास रिसीव करेगा, उनको कॉपी करेगा और उनका सम मुझे कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। और ये दो नंबर्स मैं कहां से प्रोवाइड करूंगा? ये दो नंबर्स मैं सम सम फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा, ऑब्वियसली इसको मैं मेन फंक्शन से कॉल करूंगा, तो मेन फंक्शन के अंदर से मेन फंक्शन के दो वेरिएबल्स में इसको पास कर दूंगा, तो वो उन दो वेरिएबल्स का सम मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। तो मेन फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2। सी आउट स्टेटमेंट है मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। सी आउट स्टेटमेंट है, इसके अंदर मैं लिखता हूं कि जी एंटर योर फर्स्ट नंबर। सी इन स्टेटमेंट है, और यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर 1। देन अगेन द नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट, एंटर योर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर लेने के लिए मैं सी इन स्टेटमेंट यूज करूंगा, और नंबर 2 नाम का वेरिएबल है, मैं इसको इसमें अपना जो दूसरा नंबर है वो इसके अंदर मैं इनपुट करवा दूंगा। भाई मेरे पास दो नंबर्स आ गए हैं, मेन फंक्शन के पास दो नंबर्स आ गए हैं जिनका सम कैलकुलेट करना है। अब आप इस सम फंक्शन को कॉल करो और इस सम फंक्शन के अंदर नंबर 1 वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू और नंबर 2 वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू पास कर दो, और इनको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द सम फंक्शन। अब सम फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, सम फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंड दीज टू आर्ग्यूमेंट्स आर सेपरेटेड विद अ कॉमा, ठीक है। इनको आपने कॉमा से सेपरेट करना है। और इसकी जो डिक्लेरेशन है ना सम फंक्शन की, वो भी यही बताती है कि यार सम फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, और इसके अंदर ना दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स आप पास करोगे, इसको दो इंटीजर वैल्यूज आप पास करोगे, पहला भी इंटीजर वैल्यू होगी और दूसरी भी इंटीजर वैल्यू होगी, वो आप इसको पास करोगे। कहां से पास करोगे भाई? जिधर से भी आप सम फंक्शन को कॉल करोगे, जहां से भी आप सम फंक्शन को कॉल करोगे, तो आप इसको दो वैल्यूज पास करोगे, दो इंटीजर वैल्यूज पास करोगे। अच्छा जी, इसके बाद हम यहां पे लिखते हैं सी आउट स्टेटमेंट, और इसके अंदर हम लिख देते हैं कि आई एम बैक in the main function from the sum function, या मैं लिख देता हूं आई एम बैक इन द मेन फंक्शन, ठीक है। ये आपकी आखिरी स्टेटमेंट है और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सम फंक्शन को डिफाइन भी करूंगा, तो मैं लिखूंगा void sum। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स अब डिक्लेयर करूंगा, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, और सम फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहां पे इसके अंदर ही सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं अपना रिजल्ट जो है ना वो डिस्प्ले करा दूंगा। मैं लिख दूंगा कि बैकस्लैश n द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू नंबर्स इज, और आपका रिजल्ट पड़ा हुआ है रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, तो आप उसका नाम लिख दें। इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं, इस प्रोग्राम को मैं एक दो दफा रन करके भी आपको दिखा दूंगा, और फिर उसके बाद मैं इस प्रोग्राम का जो लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको बिल्ड कर लेता हूं, जो चेक इफ देयर आर एनी एरर्स और नॉट, ठीक है। कोई एरर्स नहीं है, इसको मैं रन करता हूं। ओके जी, तो सॉरी, ये आपका बेसिकली कोई और प्रोग्राम चल रहा है, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, क्योंकि आपका ये यूजर डिफाइंड 1 जो है ये चल रहा है, ठीक है। मैंने तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन 4 वाला प्रोग्राम है, इसको रन करना था, तो ये एक्टिवेटेड नहीं है। आप इस पर राइट क्लिक करें, एक्टिवेट प्रोजेक्ट कर लें,
तो अब आपका ये वाला जो प्रोग्राम है ये चलेगा, लेकिन इसको बिल्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ओके, एरर ये है कि नंबर 2 डिक्लेयर्ड नहीं है और मैं उसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, इसको बिल्ड कर लेते हैं। ठीक हो गया, इसको रन कर लेते हैं। एंटर योर फर्स्ट नंबर, आई एम स्टिल इनसाइड द मेन फंक्शन, मैं मेन फंक्शन के अंदर हूं अभी भी। ठीक है, मैं अपना पहला नंबर इनपुट कर लेता हूं। एंटर योर सेकंड नंबर, मैं अपना सेकंड नंबर इनपुट कर लेता हूं, मैं एंटर करता हूं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू नंबर्स इज 350, ये सम फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। और फिर उसके बाद जब सम फंक्शन खत्म हो जाएगा तो ये जो स्टेटमेंट है आई एम बैक इन द मेन फंक्शन, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे मैं एग्जिट नहीं करता, क्योंकि मैं इसका आउटपुट प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स के साथ मैच करूंगा और लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि आपका प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके जनाब, तो यहाँ पे मेन फंक्शन से ऑब्वियसली आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगा। तो मेन फंक्शन के अंदर जो है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम है नंबर 1, एक का नाम है नंबर 2। और इसके बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये सी आउट स्टेटमेंट है। एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, एंटर योर फर्स्ट नंबर। आप जब अपना पहला नंबर इनपुट करोगे, ठीक है, जब इनपुट करोगे तो वो नंबर 1 नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 120 इनपुट किया, तो ये 120 जो है ये नंबर 1 नामी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। देन इसके बाद आपसे कह रहे हैं एंटर योर सेकंड नंबर। ठीक है, एंटर योर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर जब आप इनपुट करोगे तो वो आपके नंबर 2 नामी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे 230 आपने इनपुट किया है तो ये नंबर 2 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो नंबर 1 में पड़ा है 120, नंबर 2 में पड़ा है 230। अब मैंने यहां से क्या किया, मैंने सम फंक्शन को कॉल किया और मैंने सम फंक्शन से कहा कि यार नंबर 1 वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू जो कि 120 है और नंबर 2 वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू जो कि 230 है, ये आप ले लो, ये आपके हवाले में कर रहा हूं और इन दोनों नंबर्स का आपने क्या कैलकुलेट करके मुझे देना है, सम कैलकुलेट करके देना है। तो भाई आपने सम फंक्शन को कॉल किया तो ऑब्वियसली सम फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सम फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर हम देखें ना सम फंक्शन को, तो सम फंक्शन के अंदर ना इसके अंदर इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, इसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं और दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, अच्छा, सम फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हो और आप इसको नंबर 1 वेरिएबल पास कर रहे हो ना और नंबर 2 वेरिएबल पास कर रहे हो एज देयर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, तो इन आर्ग्यूमेंट्स को कहा जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और यहां पे ये जो वेरिएबल्स डिक्लेयर है ना, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इनको कहा जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, actual arguments and formal arguments, these two variables number 1 number 2, these are called as actual arguments and these two variables a and b they are called as formal arguments। अब होगा क्या यार, जब सम फंक्शन चलेगा तो ऑब्वियसली सम फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो ऑब्वियसली सम फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है, विच इज आई बिलीव 120, और नंबर 2 वेरिएबल की जो वैल्यू है विच इज 230, इनके साथ क्या होगा भाई, इनके साथ ये होगा कि नंबर 1 वेरिएबल आपने पहले लिखा है ना, और यहां पे सम फंक्शन की जो डेफिनेशन है इसमें आपने जो वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया है ये कौन सा है, वेरिएबल ए है। तो भाई नंबर 1 वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी है ना, 120 है, 200 है, 300 है, व्हाटएवर, ये नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू इस वेरिएबल ए में आके कॉपी हो जाएगी। नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू जो है, नंबर 2 वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल बी में आके कॉपी हो जाएगी। मींस के नंबर वन में आपने इनपुट किया था ना 120, तो 120 यहां से वैल्यू हम पास कर रहे हैं, इसको कहते हैं वैल्यू पास करना। ठीक है, और यहां पे नंबर 2 में आपने इनपुट किया था 230 और सम फंक्शन में हम जो हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो नंबर 2 नाम का वेरिएबल है और नंबर 2 वेरिएबल हम पास कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड दीज आर्ग्यूमेंट्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स आपने यहां पे पास किए, नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू पास की, नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू पास की, तो आपका जब सम फंक्शन जब चलना शुरू होगा तो नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू इस
वेरिएबल ए में आके कॉपी हो जाएगी। वेरिएबल ए में वही वैल्यू होगी जो नंबर वन वेरिएबल की वैल्यू है, क्योंकि नंबर वन वेरिएबल की वैल्यू यहां पे आपने पास की है और नंबर वन वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो इस वेरिएबल ए में आके रिसीव होगी। नंबर टू वेरिएबल की वैल्यू आपने यहां से पास की है, वो इस वेरिएबल बी में आके रिसीव होगी। तो ए की वही वैल्यू होगी वेरिएबल ए में जो कि नंबर वन में वैल्यू पड़ी है, और बी में वही वैल्यू होगी जो कि नंबर टू में पड़ी है। तो नंबर वन में अगर 120 है ना, तो वेरिएबल ए में भी 120 आके कॉपी हो जाएगा। नंबर टू वेरिएबल में अगर लेट सपोज मैंने यहां पे वैल्यू डाली है 230, तो वेरिएबल बी में भी यहां पे वैल्यू आ जाएगी 230, वो वैल्यू जो कि नंबर टू की वैल्यू थी। अब मैं अगर इसमें स्टेटमेंट लिखता हूं इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए में पड़ा है 120, ये 120 कहां से आया, ये 120 आया नंबर वन वेरिएबल से, और नंबर वन वेरिएबल मेरा वो वेरिएबल है जिसको मैं ऐड करना चाहता हूं नंबर टू के साथ। ठीक है, तो नंबर वन में 120 है, ये वैल्यू यहां पे आके कॉपी होगी ए में, और आप कह रहे हैं इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए में 120 है और बी में क्या है, बी की वैल्यू कहां से आई है, बी की वैल्यू नंबर टू वेरिएबल से आई है, और नंबर टू वेरिएबल आपका वो नंबर है जिसको आप ऐड करना चाहते हो नंबर वन के साथ। तो नंबर वन की वैल्यू नंबर टू की वैल्यू वेरिएबल ए वेरिएबल बी में आके कॉपी हो गई है। अब आप इसको ऐड कर लो, a प्लस बी 120 प्लस 230, ठीक है, ये आपका 120, ये 230, द रिजल्ट विल बी 350, और 350 रिजल्ट जो है वो इस वेरिएबल में आके कॉपी हो जाएगा जिसका नाम रिजल्ट है, और सम फंक्शन इस रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू आपको डिस्प्ले कर रहा है। सी आउट स्टेटमेंट है, द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू नंबर्स इज, रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद आपका सम फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, और प्रोग्राम का कंट्रोल वापस यहीं पर ही आएगा, यानी कि मेन फंक्शन जहां पे रुक गया था, यहां पे सम फंक्शन जब हमने कॉल किया है तो आपका मेन फंक्शन यहां पे रुक गया था। इसके बाद आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि आई एम बैक इन द मेन फंक्शन, और इसके बाद चूंकि मेन फंक्शन में और कोई स्टेटमेंट है नहीं, अगर और कोई स्टेटमेंट्स होती तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती। चूंकि इसमें और कोई स्टेटमेंट है नहीं, लिहाजा आपका प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने नंबर दिया 120 230, सम फंक्शन कॉल हुआ, सम फंक्शन को आपने ये 120 वैल्यू और 230 वैल्यू आपने उसको पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट, उसके हवाले कर दिया आपने। ठीक है, तो उसने क्या किया कि नंबर वन की वैल्यू 120 अपने वेरिएबल ए में कॉपी कर ली, नंबर टू वेरिएबल की वैल्यू 230 वो अपने वेरिएबल बी में आके कॉपी कर दी, और यहां पे 120 प्लस 230 रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो रहा है, और रिजल्ट कैलकुलेट होने के बाद रिजल्ट जो है वो इस वेरिएबल में आके स्टोर होगा जिसका नाम मैंने रिजल्ट ही रखा है। ठीक है, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। एंड देन सी आउट स्टेटमेंट है कि द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू नंबर्स इज, रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू 350 वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से ना आप अपने फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको नंबर्स हवाले कर सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं यार ये 2 3 5 एक नंबर ले लो और इसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करनी है आप वो प्रोसेसिंग कर लो। तो ये था आपका पहला यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसको हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, जिसको हमने वैल्यूज पास किए हैं। ठीक है, और इन आर्ग्यूमेंट्स को कहा जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और जो आपके सम नाम के फंक्शन या जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके अंदर आपने जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए होंगे इसकी डेफिनेशन में, दीज आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज एंड दीज आर कॉल्ड एज द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ आया होगा, और मजीद जो आगे हम जितनी भी अब प्रोग्राम्स इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, 2 या 3 जितने भी हमें टाइम मिला, तो उसमें हम जो है वो क्या कर रहे होंगे, हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को वैल्यूज पास कर रहे होंगे, उसको हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होंगे। पहले हम आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर रहे थे प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे। तो आई बिलीव कि ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं। मैं फाइल मेन्यू पे जाता हूँ, न्यू ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से प्रोजेक्ट को क्लिक करता हूँ। कंसोल एप्लीकेशन है, C++, नेक्स्ट किया। प्रोग्राम प्रोजेक्ट का टाइटल देता हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शंस 5। ये आपका प्रोजेक्ट है, और अगर आपको याद हो तो हमने पावर कैलकुलेट करने वाला एक प्रोग्राम बनाया था। उसके अंदर हमने किसी किस्म का कोई भी वैल्यू आर्ग्यूमेंट पावर के फंक्शन को प्रोवाइड नहीं की थी। ठीक है, मैं आपको प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले भी करा देता हूँ। ठीक है ना,
ठीक है, पावर का फंक्शन है, लेकिन इसको हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए थे, क्योंकि हमने इसको जब डिक्लेयर किया था तो हमने बताया था कि पावर को हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करने। तो पावर जो है ना वो आपसे बेस की वैल्यू मांगता है और आपसे पावर की वैल्यू मांगता है। ठीक है, कि एक बेस की वैल्यू लेट्स सपोज आपने इनपुट की है 5, पावर की वैल्यू आपने इनपुट की है लेट्स सपोज 4, तो वो 5 रेज टू द पावर 4 कैलकुलेट करके देगा आपको। तो क्यों ना मैं मेन फंक्शन के अंदर यूजर से पूछ लूं कि भाई जिस नंबर की पावर आपने कैलकुलेट करनी है वो नंबर इनपुट कर लें या अपना बेस की वैल्यू इनपुट कर लें। तो यूजर अपने बेस की वैल्यू इनपुट कर लेगा अपने मेन फंक्शन के किसी वेरिएबल के अंदर। फिर मैं यूजर से पूछूंगा कि आप इस नंबर की क्या पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो इनपुट कर ले। तो मैं पावर की वैल्यू भी इनपुट करवा लूंगा। लेट्स सपोज यूजर ने इनपुट किया है 3 और उसकी पावर कैलकुलेट करनी है 6। तो 3 आपका जो बेस की जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी और उसकी जो पावर कैलकुलेट करनी है उसका जो एक्सपोनेंट है जो कि 6 है फॉर एग्जांपल, तो वो एक दूसरे वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूंगा कि यहां से मैं पावर के फंक्शन को कॉल करूंगा और पावर के फंक्शन को मैं ये दो वैल्यूज दे दूंगा। मैं कहूंगा कि यार ये बेस की वैल्यू भी ले लो, ये पावर की वैल्यू भी ले लो, और ये जो बेस में जो नंबर पड़ा है इसकी पावर, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो मुझे कैलकुलेट करके दो, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो पावर का फंक्शन जो है वो इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस यूजर डिफाइंड फंक्शन 5 को कर लेता हूँ डबल क्लिक, ताकि ये आपका एक्टिव प्रोजेक्ट बन जाए। और ऑब्वियसली आई विल हैव टू डिक्लेयर द फंक्शन। ठीक है, वॉइड, इसका नाम मैं रख देता हूँ पावर, या इसका नाम मैं रख देता हूँ कैल कैलकुलेट 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 पावर। और इसको ना मैं दो इंटीजर वैल्यूज दे दूंगा एज एन आर्ग्यूमेंट। इसको मैं दो इंटीजर वैल्यूज पास करूंगा। ठीक है, जो पहली इंटीजर वैल्यू होगी वो बेस की वैल्यू होगी और जो सेकंड इंटीजर वैल्यू होगी वो उसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी, उसकी पावर की वैल्यू होगी, जो कि कैलकुलेट करेंगे हम बेस रेज टू द पावर। मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। मेन फंक्शन के अंदर मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, एक का नाम है बेस, एक का नाम है पावर। और यूजर से मैं कहता हूँ कि यार बेस की वैल्यू इनपुट कर लो। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। सी इन स्टेटमेंट है, इसी के थ्रू हम यूजर से इनपुट लेते हैं, वो बेस वेरिएबल में इनपुट आपका चला जाएगा। देन द नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट, और इसमें हम लिखते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, पावर की वैल्यू इनपुट कर लें। तो पावर की वैल्यू इनपुट हम करवा देंगे, सी इन स्टेटमेंट है, और सी इन स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूं पावर। आपके पास बेस की वैल्यू आ गई, आपके पास पावर की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करें कि अपने फंक्शन को कॉल कर लें। फंक्शन का नाम है कैलकुलेट पावर, और इसको ना बेस की वैल्यू दे दें, इसको ना पावर की वैल्यू दे दें, पावर वेरिएबल की वैल्यू दे दें। ठीक है, और बाकी काम फिर इसका है कि बेस रेस टू द पावर इसने कैसे कैलकुलेट करना है वो इसका काम है। लेकिन कैलकुलेट करने के बाद जब ये फंक्शन आपका खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट में लिखूंगा कि आई एम बैक इन द मेन आई एम बैक इन द मेन फंक्शन, ताकि आपको आइडिया हो कि आप वाकई मेन फंक्शन में आ गए हैं। ठीक है, प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो पावर कैलकुलेट पावर नामी फंक्शन को चलाने के बाद कंट्रोल आपका मेन फंक्शन के अंदर वापस आ गया। ये आपको इस चीज की जो है वो एश्योरिटी देगा। तो यहाँ पे हम अपने कैलकुलेट पावर नामी जो फंक्शन है उसको डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि हम उसकी अंदर जो बॉडी है उसका जो कोड है वो हम लिख लेते हैं। कैलकुलेट पावर मेरे इस फंक्शन का नाम है, और इसको ना मैं इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लूंगा, इंटीजर ए इंटीजर बी। ठीक है, और एक वेरिएबल इसके अंदर मैं डिक्लेयर करूंगा रिजल्ट के नाम से, और इसको मैं ना 1 असाइन कर दूंगा एज एन, इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 होगी। और यहाँ पे फॉर लूप है, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू b एंड i प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर मैं लिखूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू a, और फॉर लूप से बाहर लेकिन इनसाइड द कैलकुलेट पावर फंक्शन मैं यहाँ पे यूजर को कहूंगा कि द पावर कैलकुलेटेड
इज इक्वल टू, ये पावर जो कैलकुलेट हुई है वो बराबर है किसके, जो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना उसके बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को जो है सेव कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं बिल्ड कर लेता हूँ टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स। ठीक है, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं है, ठीक है, आखिर में सेमी कोलन नहीं है। दोबारा इसको बिल्ड कर लेते हैं। ओके जी, अब कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको एक दफ़ा रन कर लेता हूँ। तो ये आपसे कह रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। ये स्टेटमेंट मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट मैंने लिखी थी। तो मैं कहता हूँ कि यार 6 का क्यूब लेट सपोज हमने कैलकुलेट करना है, तो मैं 6 इनपुट कर लेता हूँ। ये आपसे कह रहे हैं एंटर द पावर, एंटर द वैल्यू ऑफ पावर। तो पावर मींस एक्सपोनेंट मींस उसका उसकी जो पावर है जो कि क्यूब की 3 होती है। तो मैं 6 रेज़ टू द पावर 3 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा है 3 और द पावर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1। ओके, देयर इज सम लॉजिकल एरर। मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ जो भी लॉजिकल एरर है, और फिर इसके बाद मैं आपसे बल्कि ठीक है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ओके जी, मसला कोई खास नहीं था, एक टाइपिंग मिस्टेक थी। यहाँ पे इंटीजर i इज इक्वल टू 1 की बजाय इंटीजर i इज इक्वल टू i लिखा हुआ था, तो इस वजह से ये लॉजिकल एरर आ रहा था। बहरहाल प्रोग्राम ठीक है और कोई मसला नहीं था इसके अंदर। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। मैं कहता हूँ यार 6 का क्यूब निकालना है, तो 6 इनपुट किया। एंटर द वैल्यू ऑफ पावर, लेट्स सपोज 3 इनपुट किया। तो ये आपसे कह रहा है कि द पावर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 216, और इसके बाद ये स्टेटमेंट है आई एम बैक इन द मेन फंक्शन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम जो है आपका किस तरीके से चला है। तो जनाब सबसे पहले आपका ये फंक्शन है, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। कैलकुलेट पावर इसका नाम है और इसकी रिटर्न टाइप मैंने वॉइड रखी है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नाम कोशिश किया करें कि मीनिंगफुल नाम हो। और मैंने ये कहा कि यार इसको मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा, बेस की वैल्यू और पावर की वैल्यू। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इस फंक्शन को। मेन फंक्शन में आते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है, बेस और पावर। सी आउट स्टेटमेंट आपकी चलेगी जिसमें लिखा आएगा आपको कि एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। ठीक है, जैसे कि आपके सामने आपको इस तरीके से नजर आ रहा होगा। ठीक है, ओके जी, तो ये स्टेटमेंट चली। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ बेस, तो इसका आउटपुट आपके सामने है, एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। और आपने बेस की वैल्यू जो है वो इनपुट की, तो वो जो 6 आपने जो वैल्यू इनपुट की है वो इस बेस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। और इसके बाद फिर अगेन सी आउट स्टेटमेंट है कि एंटर द वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, एंटर द वैल्यू ऑफ पावर। और पावर की जो भी वैल्यू आपने इनपुट की होगी, लेट्स सपोज 3 इनपुट की है, तो वो पावर नाम के वेरिएबल में 3 वैल्यू चली जाएगी। इसके बाद आप कह रहे हैं यार कैलकुलेट पावर नाम के फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, कैलकुलेट पावर नाम के फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, और इसको आप दो वैल्यूज पास कर रहे हो, इसको आप दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो। पहला आर्ग्यूमेंट है बेस वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि इसको पास हो जाएगा 6, और पावर वेरिएबल की वैल्यू जो कि 3 के बराबर है, तो इसको 6,3 पास हो जाएगा। और आपका ये जो कैलकुलेट पावर नाम का जो फंक्शन है, ये फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। तो आपने यहां से बेस वेरिएबल की वैल्यू है लेट्स सपोज 6, पावर वेरिएबल की वैल्यू है लेट्स सपोज 3, तो इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन चलनी शुरू हो जाएगी। और इसकी डेफिनेशन में मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर ए इंटीजर बी। आप इसका नाम इंटीजर ए इंटीजर बी की बजाय कोई और नाम रख सकते हैं। मैंने ए और बी रखा है, आप इसका मर्जी से अपनी मर्जी से कोई सा भी नाम रख सकते हैं। तो जनाब बेस वेरिएबल की वैल्यू जो कि 6 थी इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर जो कि अभी हमने चलाया है, ठीक है ना, तो बेस वेरिएबल की वैल्यू इस कैलकुलेट पावर फंक्शन के वेरिएबल ए में आके कॉपी हो जाएगी, और पावर वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो वेरिएबल बी में आके कॉपी हो जाएगी। तो वेरिएबल ए में 6 आ जाएगा, वेरिएबल बी में 3 आ जाएगा, बिकॉज बेस में 6 है तो बेस की वैल्यू ए में गई, पावर वेरिएबल में 3 है तो पावर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बी में गई। ठीक है, तो ए वेरिएबल में 6 आ जाएगा और बी वेरिएबल के अंदर उसकी पावर जो कैलकुलेट करनी है 3, वो इसके अंदर आ जाएगा। देन इसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 1। मैंने रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर मेरा जो पावर है 6 का क्यूब 6 रेज टू द पावर 3 वो कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे मैंने वेरिएबल अपना जो फॉर लूप है वो मैंने लिखा है, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन
i इज लेस देन और इक्वल टू b, और b वेरिएबल में पावर की वैल्यू पड़ी है जो कि मेन फंक्शन से भिजवाई गई है। पावर वेरिएबल की वैल्यू 3 है तो b में भी 3 होगा, और यहाँ पे आपका लूप जो है वो 1 से लेके 3 तक चलेगा, और हर दफा जब लूप चलेगा तो वो रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू को ना a के साथ मल्टीप्लाई करेगा। और वेरिएबल a में क्या पड़ा है, वेरिएबल a में 6 पड़ा है। ये वैल्यू कहां से आई है, ये वेरिएबल आपका जो कैलकुलेट पावर नाम का जो फंक्शन है, जब हम इसको कॉल कर रहे थे तो इसको हमने जो पहला आर्ग्यूमेंट इसको जो पास किया था वो बेस वेरिएबल था, और बेस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इसने वेरिएबल a में आके रिसीव की है। तो हम 6 का क्यूब कैलकुलेट कर रहे थे, यहां से 6 भेजा तो 6 जो है वो a में आ गया, और क्यूब 3 पावर की वैल्यू जो है वो b में आ गई। तो यहाँ पे वेरिएबल a में 6 पड़ा है। तो पहली दफा जब लूप चलेगा तो रिजल्ट वेरिएबल में पहले पड़ा है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, द रिजल्ट इज 6, और रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये लूप बेसिकली 3 दफा चलेगा। i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू 4 होगी तो ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि b में 3 पड़ा है, और i की वैल्यू जब तक लेस देन और इक्वल टू 3 होगी तो ये लूप चलेगा। तो i की पहली वैल्यू 1 है, फिर i की दूसरी वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, जैसे ही इसकी वैल्यू 4 होगी ये लूप नहीं चलाएगा। तो दूसरी दफा जब लूप चलेगा तो रिजल्ट वेरिएबल में अब पड़ा है 6, वो मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल a की वैल्यू के साथ जिसमें पड़ा है 6, तो रिजल्ट आएगा 36, और 36 स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में जिसका नाम है रिजल्ट। और तीसरी दफा जब ये लूप चलेगा तो रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू है 36 मल्टीप्लाइड बाय a, वेरिएबल a की वैल्यू है 6, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 रिजल्ट आएगा 216, 216, और वो 216 वैल्यू जो है ना वो इस रिजल्ट वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। और ये 3 दफा लूप आपका चलेगा क्योंकि आपकी पावर आप 6 की पावर रेस टू द पावर 3 कैलकुलेट करना चाह रहे थे तो आपका लूप 3 दफा चलेगा। आप अगर 6 की पावर 5 कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपका लूप जो है वो 5 दफा चलता। ठीक है, तो आपका लूप खत्म हो गया, रिजल्ट वेरिएबल में 216 पड़ा है, और आपको ये प्रिंट करके देगा कि द पावर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू विच इज 216। इसके बाद आपका ये जो कैलकुलेट पावर का जो फंक्शन है, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, इसमें मजीद और कोई स्टेटमेंट है नहीं, लिहाजा प्रोग्राम्स कंट्रोल विल गेट बैक इनटू द मेन फंक्शन, जहां से आपने इस कैलकुलेट पावर नाम के फंक्शन को कॉल किया था जो कि मेन फंक्शन था, और अब मेन फंक्शन की बाकी मानदा जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें लिखा है कि आई एम बैक इन द मेन फंक्शन, ये स्टेटमेंट चलेगी, और इसके बाद आपकी ये जो रिटर्न 0 स्टेटमेंट है ये चलेगी, एंड आफ्टर दिस योर मेन फंक्शन टर्मिनेट्स, एंड इफ योर मेन फंक्शन टर्मिनेट्स तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने 6 इनपुट किया, आपने पावर की वैल्यू 3 इनपुट की, इसने कहा द पावर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 216, आई एम बैक इन द मेन फंक्शन, आफ्टर दिस देयर इज नो सच अदर स्टेटमेंट इनसाइड द मेन फंक्शन, लिहाजा आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो आई बिलीव कि ये वाला प्रोग्राम जो है ये भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रोग्राम की तरफ, और उसमें भी हम जो है वो मेन फंक्शन से अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ठीक है, उसको हम वैल्यू देंगे और हम उस वैल्यू के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करना चाहेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो बना लेते हैं। फाइल मेन्यू में जाते हैं, न्यू का ऑप्शन है, प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, C++, प्रोजेक्ट का टाइटल है यूजर डिफाइन फंक्शंस 6, और मैं इसमें आ जाता हूँ। सोर्सेज में main.cpp फाइल है, और यहाँ पे जो काउट स्टेटमेंट है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और अपना एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ। इसका फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नाम है जी लीप ईयर। ये वही फंक्शन है जो कि हमने लीप ईयर कैलकुलेट करने के लिए बनाया था, लेकिन उसको हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था। अब इसको मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा जो कि मेरे साल या ईयर की वैल्यू होगी, वो ये लेके और इसको फिर कैलकुलेट करेगा और देखेगा कि आपका साल जो है वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं ईयर के नाम से, और सी आउट स्टेटमेंट जो है वो अब मैं पहले लीप ईयर नाम के फंक्शन में लिख रहा था, अब मैं उसको मेन फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ, और मैं यूजर को कह रहा हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ ईयर। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ ईयर, और सी एन स्टेटमेंट है वो मैं यूज करूंगा, और ईयर नाम का वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है उसको मैं उसमें मैं वैल्यू इनपुट करवा दूंगा,
और इसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, लीप ईयर नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा, और इसके अंदर मैं साल की वैल्यू जो है ना एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट है, और सी आउट स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि I am back in the main function। मेन फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया, और अब अपना ये जो लीप ईयर नाम का जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है इसको अब आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंटीजर a, देन मैं यहाँ पे सिंपल एक इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ a मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहीं पर ही हम सी आउट स्टेटमेंट दिखा देंगे कि द वैल्यू ऑफ ईयर एंटर्ड इज अ लीप ईयर। वरना अगर ये लीप ईयर नहीं है तो सी आउट स्टेटमेंट में आप लिख दें कि द वैल्यू ऑफ ईयर एंटर्ड इज नॉट अ लीप ईयर। दैट्स इट। इसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली उसका कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन के पास चला जाएगा। तो मैं इसको कर लेता हूं सेव, इसको मैं कर लेता हूं बिल्ड टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स और नॉट। एरर्स नहीं है, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूं। तो ये कह रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ईयर। लेट्स सपोज मैंने इनपुट किया है 1996, एंटर किया, तो ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ईयर एंटर्ड इज अ लीप ईयर। ये इसने चेक किया, लीप ईयर नाम के फंक्शन ने चेक किया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा पा रहा है आई एम बैक इन द मेन फंक्शन। ये स्टेटमेंट जो है ये मेन फंक्शन की स्टेटमेंट है। ठीक है, दोबारा इसको रन कर लें। लेट्स सपोज 2002 इनपुट कर लेते हैं, तो ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ईयर एंटर्ड इज नॉट अ लीप ईयर, एंड इन फैक्ट 2002 वाज नॉट अ लीप ईयर। और इसके बाद ये आपसे कह रहा है कि आई एम बैक इन द मेन फंक्शन, और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, इसको दोबारा रन कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1996। ठीक है, और इसके लिए हम देखेंगे कि प्रोग्राम जो साल 1996 है इसके लिए ये किस तरीके से चल रहा है और क्या आउटपुट आपको ये प्रोग्राम जो है वो दे रहा है। तो ये जो आउटपुट है मैं इसको भी साइड बाय साइड रख लेता हूँ। मैंने ये फंक्शन डिक्लेयर किया है, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, यानी कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। लीप ईयर इस फंक्शन का नाम होगा, और इसको मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करूंगा, और ये सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। मेन फंक्शन आपका चल रहा है, मेन फंक्शन में जो है एक वेरिएबल है जो कि डिक्लेयर्ड है ईयर के नाम से। आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट है, इसमें लिखा आ रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ईयर। ठीक है, ये आपका आउटपुट आपके सामने है, एंटर द वैल्यू ऑफ ईयर। आपने ईयर की वैल्यू इनपुट की 1996, तो ईयर वेरिएबल में 1996 चला जाएगा। और आफ्टर दिस आपने यहाँ पे लीप ईयर नाम के फंक्शन को कॉल किया है, और आपने लीप ईयर नाम के फंक्शन को कहा है कि यार ये जो ईयर वेरिएबल है ना, ईयर वेरिएबल जिसके अंदर 1996 वैल्यू पड़ी है, इस वेरिएबल की वैल्यू जो कि 1996 है वो आप ले लो, वो मैं उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं। तो ईयर वेरिएबल की वैल्यू 1996 आपने इस लीप ईयर नाम के फंक्शन के हवाले कर दी। अब ये फंक्शन चलना शुरू होगा, अब ये फंक्शन चलना शुरू होगा, तो जो ईयर वेरिएबल की वैल्यू है ना 1996, वो इस वेरिएबल ए में आके कॉपी हो जाएगी। ये ईयर वेरिएबल जो आर्ग्यूमेंट है आपका, ये कहलाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और ये जो वेरिएबल ए है, ये जो आर्ग्यूमेंट है आपका विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो ईयर वेरिएबल की वैल्यू थी 1996, वो इसमें कॉपी हो जाएगी, यानी कि ए में आ जाएगा 1996। अब हम आगे यहाँ पे लॉजिक है हमारी, इफ कंडीशन है, इफ में हम लिख रहे हैं कि इफ ए में पड़ा है 1996 मॉडुलस 4, तो जब हम 1996 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है ना वो 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना इस जगह पे 0 आ जाएगा, और 0 कंपेयर हो रहा होगा 0 के साथ। तो अगर कोई साल की वैल्यू 4 पे कंप्लीटली डिविजिबल हो तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर है, तो आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी इस केस में। तो वाकई 1996 जो है वो एक लीप ईयर था। तो सी आउट स्टेटमेंट में आपको नजर आएगा प्रिंट होते हुए कि द वैल्यू एंटर्ड इज अ लीप ईयर। ये आपको नजर आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ ईयर एंटर्ड इज अ लीप ईयर,
एंड एल्स का स्टेटमेंट तो नहीं चलेगा। आपका लीप ईयर नाम का फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है और आपके प्रोग्राम का कंट्रोल वापस जाएगा मेन फंक्शन में जहां से लीप ईयर नाम के फंक्शन को आपने कॉल किया था, और ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी और इसमें आपको ये प्रिंट होके नजर आएगा कि आई एम बैक इन द मेन फंक्शन। ठीक है, आई एम बैक इन द मेन फंक्शन, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद मेन फंक्शन में और कोई स्टेटमेंट है नहीं जो चले, तो लिहाजा आपका मेन फंक्शन जो है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। और आपका ना सिर्फ मेन फंक्शन टर्मिनेट होगा, बल्कि मेन फंक्शन अगर टर्मिनेट हो रहा है तो आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई बिलीव कि ये जो फंक्शन हमने बनाया है जिसका नाम लीप ईयर था, इसको जो है आपने तो एक दफा कॉल किया है, इसको आप जितनी मर्जी दफा चाहें कॉल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ईयर। ठीक है, ना सिर्फ ये बल्कि इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ आई एम बैक इन द मेन फंक्शन के बाद, और मैं यहाँ पे इसमें मैं लिखता हूँ लीप ईयर। ठीक है, और इसके अंदर मैं डायरेक्ट एक कांस्टेंट पास कर देता हूँ, लेट्स सपोज 2002। तो इस केस में भी ये लीप ईयर फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ना 2002 जो कि आपने इसको पास की है, ये 2002 वैल्यू ये इस वेरिएबल a में आके कॉपी हो जाएगी, और यहाँ पे फिर लॉजिक चलेगा a मॉडुलस 4 तो 2002 को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, वो 2 होगा। तो इफ 2 इज इक्वल टू 0 द कंडीशन इज फॉल्स, नाउ योर सी आउट स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट, ये वाली, बल्कि आपका एल्स का पोर्शन चलेगा और इसमें आपको प्रिंट होकर नजर आएगा कि द वैल्यू ऑफ द ईयर एंटर्ड इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इसकी 2002 की, ये हम बात कर रहे हैं इस एग्जीक्यूशन की, ये हम बात कर रहे हैं कि जो लीप ईयर आप जब दोबारा से कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर आप 2002 एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा से रन सॉरी मैं इसको बिल्ड भी करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि उस प्रोग्राम के अंदर चेंजेस हुई हैं। ये मैंने लाइन नंबर 12 जो है वो एक्स्ट्रा लिखी है, वो पहले नहीं थी। दोबारा रन करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ईयर, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 2000। ठीक है ना, तो ये आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ ईयर एंटर्ड इज अ लीप ईयर, आई एम बैक इन द मेन फंक्शन एंड इन द मेन फंक्शन यू हैव कॉल्ड द लीप ईयर फंक्शन अगेन, और इसको आपने 2002 वैल्यू पास की है। तो इस 2002 वैल्यू को लेके आपका ये लीप ईयर फंक्शन जो है वो दोबारा से चलेगा और इस 2002 को वेरिएबल a में डालेगा। यहाँ पे a मॉडुलस 4 यानी कि 2002 मॉडुलस 4 कैलकुलेट करेगा, जो कि 2 आएगा, और 2 इज इफ 2 इज इक्वल टू 0 द कंडीशन इज फॉल्स, लिहाजा ये सी आउट स्टेटमेंट नहीं चलेगी, और ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी कि द वैल्यू ऑफ ईयर एंटर्ड इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको कि द वैल्यू ऑफ ईयर एंटर्ड इज नॉट अ लीप ईयर। एंड आफ्टर दिस, ये जो लीप ईयर का फंक्शन आपने कॉल किया है दोबारा, इसके बाद मेन फंक्शन में और कोई स्टेटमेंट है नहीं, आपका ये रिटर्न 0 स्टेटमेंट है, ये चलेगी, और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है ना सिर्फ टर्मिनेट होगा बल्कि आपका जो मेन फंक्शन है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका मेन फंक्शन जो है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, मेन फंक्शन टर्मिनेट होने का मतलब यही है कि आपका प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई बिलीव कि ये वाला प्रोग्राम जो है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और किस तरीके से हम किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने देख लिया होगा विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 3 प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं और अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन, और उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी हम जो है आर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन 7, और अपने प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें main.cpp फाइल है हमारी जिसमें हमने सारा कोड लिखना है। यहाँ पे मैं अपना जो फंक्शन है वो बना लेता हूँ void। ठीक है, ये इसका नाम रख देते हैं फैक्ट, और इसको एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे हम। जो इंटीजर वैल्यू हम इसको पास करेंगे ये फंक्शन जो है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके मुझे दे देगा। मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने रखा है नंबर। सी आउट स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं और मैं इसको कह रहा हूं कि एंटर नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। सी इन स्टेटमेंट में हम इस नंबर वेरिएबल को इनपुट करवा देंगे, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इस फंक्शन को जिसका नाम मैंने फैक्ट रखा है, इस फंक्शन को मैं अपना ये जो इनपुट किया हुआ नंबर है जो जिस वेरिएबल में गया है, मैं इस वेरिएबल को एज एन आर्ग्यूमेंट इसके अंदर
पास कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इस फंक्शन को, जिसका नाम होगा फैक्ट, इस फंक्शन को मैं डिफाइन भी करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा रिजल्ट के नाम से, जिसमें वैल्यू आएगी 1, और मैं यहाँ पे अपना फॉर लूप लिखता हूँ। फॉर इंटीजर I is equal to 1, I is less than or equal to I is equal to number, I is less than or equal to number, I is equal to I plus plus, result is equal to result multiplied by I, और जब फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा तो उसको मैं यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट में डिस्प्ले भी कर दूंगा कि द फैक्टोरियल कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, जिस वेरिएबल में आपका रिजल्ट आया हुआ है, फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ हुआ है, उसका नाम है रिजल्ट। तो इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ सेव, इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ बिल्ड टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स और नॉट, ठीक है। इसमें कोई एरर्स नहीं है, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। एंटर द नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल, मैं 5 इनपुट कर लेता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि द फैक्टोरियल कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 120, जो कि इसने सही कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज इसको मैं 6 देता हूँ, तो ये इसका 6 का फैक्टोरियल 720 कैलकुलेट करके मुझे दे रहा है। प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार 10 का फैक्टोरियल, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कैलकुलेट करके मुझे दे रहा है, सही है, ओके जी। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ यार 4 का फैक्टोरियल दिखाओ जो कि 24 के बराबर है, ठीक है। और इस आउटपुट को और इस प्रोग्राम को मैं साइड बाय साइड रखता हूँ, ठीक है, और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम में क्या किया यार, एक फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है, इसका नाम आपने रखा है फैक्ट, इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, और इसको आप जब भी कॉल करोगे तो इसको आप एक इंटीजर वैल्यू पास करोगे एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ओके जी। नाउ योर मेन फंक्शन बिगिंस, और इसके अंदर एक वेरिएबल नंबर आपने डिक्लेयर किया है, और सी आउट स्टेटमेंट है। सी आउट स्टेटमेंट में आपने लिखा है कि एंटर नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल, तो आपको ये इस तरीके से मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल, ठीक है। और आपने जो नंबर इनपुट किया है वो नंबर वेरिएबल में जाएगा। लेट्स सपोज आपने 4 इनपुट किया है, तो नंबर वेरिएबल में 4 वैल्यू चली जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाला जो फंक्शन आपने बनाया है, इस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, आप फंक्शन का नाम लिख रहे हो फैक्ट, और इस फंक्शन को आप ये नंबर वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। तो नंबर वेरिएबल में 4 पड़ा है, मींस कि आप फैक्ट नामी इस फंक्शन को 4 पास कर रहे हो एज एन आर्ग्यूमेंट। तो आपका ये फंक्शन जब चलना शुरू हो जाएगा तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन में आपने ये जो आर्ग्यूमेंट जो डिक्लेयर किया है, जिसको हम कहेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसका नाम भी नंबर है। तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल है इसका नाम भी नंबर है, इसका नाम भी नंबर है, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स विद द सेम नेम, नाम सेम है लेकिन ये दो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस के ऊपर ये बनेंगी ये वेरिएबल्स, ठीक है। यहां से नंबर वेरिएबल में 4 आपने पास किया, तो ये इसी नंबर वेरिएबल में आके क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। नाउ द वेरिएबल नंबर विच इज बीइंग एक्सेस्ड, ठीक है, इन द फॉर लूप इज बेसिकली दिस नंबर वेरिएबल, नॉट दिस नंबर वेरिएबल। ये दो नंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, लेकिन ये दो डिफरेंट फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर हुए हैं, एक आपका मेन फंक्शन में और एक आपका फैक्ट नाम के फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे ये नंबर वेरिएबल में आ जाएगा जी 4, क्योंकि हमने 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था और हमने यहाँ से नंबर वेरिएबल भिजवाया जिसमें 4 ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे वैल्यू कॉपी होगी इस वेरिएबल में जिसका नाम है नंबर, और यहाँ पे इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 1, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, नंबर में 4 पड़ा है, तो ये आपका लूप 1 से लेके 4 तक चलेगा। आपका ये लूप 1 से लेके 4 तक चलेगा, यानी कि आपका लूप जो है ना वो 4 दफा चलेगा, यानी कि आपका लूप जो है ना वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि नंबर वेरिएबल में 4 है। तो पहली दफा जब लूप चलेगा तो वेरिएबल आई की वैल्यू 1 होगी, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई, रिजल्ट वेरिएबल में 1 पड़ा है, आई में भी 1 पड़ा है,
तो 1 इंटू वन इज 1, रिजल्ट वेरिएबल में 1 आ जाएगा, इसमें पहले भी 1 था अब भी 1 है, कोई इशू नहीं है। फिर आई वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, नंबर में 4 पड़ा है, तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। रिजल्ट में 1 है, आई में 2 है, इनका रिजल्ट आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, रिजल्ट आएगा 2 और 2 जो है स्टोर हो जाएगा रिजल्ट वेरिएबल में। देन आई वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, नंबर में 4 है, तो इसलिए आपका ये फॉर लूप मजीद चलेगा। रिजल्ट में 2 है, आई में 3 है, 2 इंटू 3 इज 6, 6 आपके इस रिजल्ट वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद वेरिएबल आई की वैल्यू मजीद बढ़ेगी और इसकी वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी, एंड 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू आई, रिजल्ट में पड़ा हुआ है पुरानी वैल्यू 6, आई की वैल्यू है 4, 24 रिजल्ट आएगा और इस रिजल्ट वेरिएबल में ही ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी 24। इसके बाद आई की वैल्यू मजीद बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी, और फिर जब कंडीशन चेक की जाएगी फॉर लूप की कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज फॉल्स, लिहाजा अब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपने 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था, 4 का फैक्टोरियल 24 के बराबर होता है, और 4 का फैक्टोरियल जो है वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो चुका है। अब फॉर लूप से बाहर आप इसके फैक्टोरियल को डिस्प्ले करा दें, तो आपकी ये स्टेटमेंट जो चल रही है ना, द फैक्टोरियल कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 24, ये जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है वो बेसिकली ये वाली स्टेटमेंट है, द फैक्टोरियल कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, और वो फैक्टोरियल की वैल्यू आपको रिजल्ट वेरिएबल के अंदर डिस्प्ले होगी, और रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 24 ऑलरेडी सेट हुई हुई है, तो इसलिए आपको यहाँ पे द फैक्टोरियल कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 24 जो है वो डिस्प्ले होगा। इसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल वापस जाएगा मेन फंक्शन में, लेकिन मेन फंक्शन में मजीद और कोई स्टेटमेंट इस लाइन नंबर 10 के बाद नहीं है सिवाय रिटर्न 0 के, तो इसलिए ये आपको कह रहे हैं प्रोसेस रिटर्न 0 और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो आप जब कोई की प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई बिलीव कि ये प्रोग्राम भी आपको समझ आया होगा। मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो लेक्चर के अंदर इतना काफ़ी है। हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या देखा, हम लोगों ने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाए और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करना आज देखा है कि उसको हम आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से पास करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, इसको कमेंट्स करना चाहें आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, तो तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।